हेलो बच्चों, माय नेम इज निकेश कुमार जैन। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन बाइनोमियल थ्योरम। देखो, बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो इसमें टर्म्स मिल जाएंगे, जो आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म यूज होती है इसमें फैक्टोरियल। देखो, फैक्टोरियल क्या होता है, इसका नोटेशन होता है n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n। और फैक्टोरियल n का एक्सपेंशन कैसे होता है, n n-1 n-2 एंड सो ऑन 3 to 1। मतलब यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है वो कहाँ तक एक्सपेंशन होगा, जैसे n n-1 n-2 कहाँ तक ओपन होगा, ये 1 तक। जैसे मैं अगर यहाँ पर 5 देता हूँ तो वो कहाँ तक ओपन होगा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, तो जो यहाँ पर n होता है वो क्या होता है, यहाँ पर n होता है n belongs to होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर। इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। n की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं होगी। जैसे आपसे बोला जाए n फैक्टोरियल 3/2 तो वो नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो जैसे कुछ फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब इसके बाद चलता है फैक्टोरियल 2, उसकी वैल्यू 2, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 into 2 into 1 6। ये तो था आपका बेसिक ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में आपको कभी ये गलती नहीं करनी है, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो उसको लिख देते हैं 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, या फिर लिख देते हैं 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। दोनों ही चीजें क्या है, गलत है। हाँ, ये जरूर सही है कि आप 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 8 into 7 फैक्टोरियल, क्योंकि अब जब आप 8 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो कैसे करोगे, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। और जब 8 into 7 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो ये 8 तो लिखा हुआ है ऐसे, ये आगे चलेगा 7 into 6 into एंड सो ऑन 1 तक। तो दोनों क्या मिलेगा आपको, सेम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका बाइनोमियल कोएफिशिएंट। देखो, बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है, एनसीआर। क्या होता है, एनसीआर। वैसे तो आप नोटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन एक बार बेसिक रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक एग्जांपल देखते हैं कि एनसीआर को अपन ओपन कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ये क्या होता है आपका एनसीआर। ये तो हो गया फॉर्मूला बेस, क्या हो गया फॉर्मूला बेस। लेकिन जनरली अपन कैसे सॉल्व करते हैं एनसीआर को, जैसे एग्जांपल लिखा आपके पास n/3, इसको अपन को शॉर्ट में ओपन करना है तो सबसे पहले 10 को ओपन करो कहां तक, 3 टर्म्स, मतलब 10 into 9 into 8, और 3 को ओपन करो कहां तक, 1 तक, 3 into 2 into 1। जो भी सिंपलीफाई करने पर इसका आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, 10 से 3 का, या तो फिर आपके पास फॉर्मूला है उससे सॉल्व कर दो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एनसीआर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे बात करते हैं, पहली प्रॉपर्टी आपकी है कि अगर आपको दिया जाए ncx बराबर ncy, इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है कि x इक्वल टू y होगा, या फिर इसका मतलब एक और होता है। देखो वो कैसे होता है, उसके लिए इससे पहले एक बेस प्रॉपर्टी होती है, ncr किसके बराबर होता है आपका, nc n माइनस r। किसके बराबर होता है, nc n माइनस r। जैसे अभी यहाँ पर मैंने 10 से 3 की वैल्यू बताई तो वो किसके बराबर होगी, 10 से 7, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। किसके बराबर होगी वो, 10 से 7। इसको अगर जनरली समझना चाहे तो इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। जैसे 10 से 3 को आप ओपन करोगे तो क्या बनेगा, 10 से 3 10 फैक्टोरियल, क्या था यहाँ पर ऊपर जो लिखा हुआ है उसका फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या था इन दोनों का डिफरेंस, क्या होगा 7 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद क्या था, जो r गिना है वो क्या है 3 फैक्टोरियल। अब यही मैं 10 से 7 को ओपन करता हूँ, किसको 10 से 7, तो क्या बनेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और फिर क्या आएगा 7 फैक्टोरियल। ये दोनों चीजें सेम तो लिखी हुई है ना, तो इसका मतलब एनसीआर किसके बराबर होता है, एनसी n माइनस r। ठीक है, तो ये जो आपका अगर ncx बराबर क्या है, ncy, तो इसका मतलब एक रिजल्ट तो क्या है इसका ये। ठीक है, और यहीं से इसका एक और दूसरा रिजल्ट हो सकता है, मैं ncx को और क्या लिख सकता हूँ, ncn माइनस y। अरे यस, ठीक है, ncy को क्या लिख सकता हूँ, ncn माइनस y। इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे, x बराबर n माइनस y। ठीक है, अब y को ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर n। तो यहाँ से आपका दो प्रॉपर्टीज बनती है, कितनी प्रॉपर्टीज, दो।
कि n से x बराबर n से y दे रखा है, इसका मतलब क्या है, या तो आइदर x बराबर y होगा या फिर x प्लस y बराबर n, दोनों में से कुछ भी कंडीशन हो वो क्या होती है, इसको सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो अब जैसे एक दो प्रॉपर्टीज जो है एनसीआर की वो भी लिख लेते हैं, लेकिन उनका प्रूफ देखेंगे अभी अपन बाद में जब बाइनोमियल से कोएफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक होता है एनसीआर की कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, 1 2, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी होती है एनसीआर एनसीआर माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऊपर तो है सेम और नीचे वाले एनालिसिस में क्या है 1 का डिफरेंस, तो ये हो जाता है आपका n + 1 CR। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाले में 1 इंक्रीज कर दो, नीचे वाले में जो मैक्सिमम लिखा हुआ है वो लिख दो। ठीक है, ये हो गया आपके थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी। अब लिखते हैं अपन फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, NCR अपॉन NCR माइनस 1। जो यहाँ पर एडिशन में लिखा हुआ है सेम इसमें लिख दिया हमने डिवाइड, वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, नीचे वाले का डिफरेंस क्या हो जाएगा n - r + 1। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा n - r + 1, और जो इन दोनों में मैक्सिमम लिखा है ये होती है फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी। अभी के लिए बस आपको इतना याद रखना है, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब इनको प्रूफ करना। ठीक है, क्वेश्चंस करने के लिए बस इतना याद रखना जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, बोलता हूं मैं 10 से 3 प्लस b आया आपको 10 से 4, तो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल हो जाएगा ऊपर वाले में 1 इंक्रीज कर दो और नीचे वाले में जो मैक्सिमम है वो लिख दो। ठीक है, और अगर यही एग्जांपल दिया जाए आपको 10 से 3, ठीक है, और 10 से 2, ठीक है, एग्जांपल क्या दिया मैंने 10 से 3 अपॉन 10 से 2, ऊपर तो क्या है सेम, तो मैंने क्या बोला नीचे तो इन दोनों का डिफरेंस, मतलब r की वैल्यू क्या है यहाँ पर, NCR की क्या है 3 और r - 1 2, तो r + 1 n - r कितना हो जाएगा 10 - 3 + 1 अपॉन r की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, तो ये कितना हो गया आपका 10 में से 8 अपॉन 3, इसका क्या आएगा ये आंसर। ठीक है, तो ये नोट कर लो। ठीक है, अब आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना बाइनोमियल सीरीज, जो बाइनोमियल सीरीज होती है उसको स्टार्ट करेंगे, ये नोट करेंगे। ठीक है, तो इधर का नोट कर लिया होगा सभी ने, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब इससे पहले छोटे से काम है जो कहीं कहीं बताए जाते हैं, कहीं कहीं बताए जाते हैं, इतना ज्यादा काम भी नहीं आएगी। पास्कल ट्रायंगल क्या है, पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल कुछ नहीं होता है, क्या होता है जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं वही क्या होते हैं आपके पास्कल ट्रायंगल्स। ठीक है, ये ट्रायंगल पहले फॉर्म कैसे होता है वो देखते हैं, पर फिर इसका रिलेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ट्रायंगल फॉर्म होता है सबसे पहले लिखो 1 और 1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, ये बना जाएगा, फिर इन दोनों का समेशन, तो फिर ये बना 1। अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो ये क्या होगा 1 1 + 2 3, फिर 2 + 1 3 और 1 लिख दिया। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे तो इस वाले 1 को लिख दो यहाँ, फिर आएगा 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 और ये 1 एंड सो ऐसे चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका कुछ भी नहीं है, जो ये 1 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है NC0 और NC1, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका 2C0 2C1 और क्या लिखा हुआ है 2C2। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3C0 3C1 3C2 और 3C3। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4C0 4C1 4C2 और 4C3 और 4C4। मतलब क्या है, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। अब ये कहां पर यूज होते हैं आपके, जैसे अब ये सभी ना आपने पढ़ रखा होगा फॉर्मूला, जैसे a + b की पावर 1 करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को a + b, a + b का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को a² + 2ab + b²। ठीक है, और a + b का होल क्यूब करूंगा तो ये क्या मिलेगा मेरे को a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ठीक है, एंड सो ऐसे क्या लिख सकते हो आप a + b की पावर 4। तो ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं जो पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से मिले हैं आपको, ये क्या होते हैं, ये कोएफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं ये
जो आपने a प्लस बी की पावर 1 का एक्सपोनेंशियल लिखा है या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपोनेंशियल लिखा है, इनका क्यूब का एक्सपोनेंशियल लिखा है, और ये क्या है उनके कोफिशिएंट है। क्या है इनके कोफिशिएंट? जैसे a का कोफिशिएंट क्या है 1, b का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये क्या मिल रहा है मेरे को 1 1। जब मैंने इसको ओपन करा था a प्लस बी की पावर 1, ठीक है। जब मैं a प्लस बी का स्क्वायर ओपन कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है मेरे को? a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ab का कोफिशिएंट 2, b स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो ये क्या 1 2 और 1 ही मिल रहा है, ठीक है। ऐसे a प्लस b का क्यूब में क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा 1 3 3 और 1, ये इनके कोफिशिएंट, ठीक है। अब यहां से हम एक चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उससे बाइनोमियल सीरीज को समझने में भी इजी होगा। जब मैं यहां पर पावर 1 ले रहा हूं बाइनोमियल में, तो कितने मेरे को मिल रहा है a प्लस b, ठीक है। और यहां पर a प्लस b का स्क्वायर लिख रहा हूं, तब मेरे को क्या मिल रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मतलब क्या है, जब मैं यहां पर पावर 1 ले रहा हूं तो कितने टर्म्स मिल रहे हैं? 2 टर्म्स, 2 ले रहा हूं तो 3 टर्म्स, और 3 ले रहा हूं तो 4 टर्म्स। मतलब जितनी पावर है उससे एक ज्यादा टर्म मिल रहा है। अच्छा, कई बच्चे समझ रहे होंगे सर ये बाइनोमियल का मतलब क्या है? अच्छा, बाइनोमियल का मतलब क्या है? जहां पर 2 टर्म्स लिख रही है उसे क्या कहते हैं अपन? बाइनोमियल। अब उनकी पावर मतलब उनका एक्सपोनेंशियल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? उनका एक्सपोनेंशियल। जैसे यहां पर भी a प्लस b 2 टर्म, a प्लस b 2 टर्म, a प्लस b 2 टर्म। अब यहां पर a की जगह x आ जाए, b की जगह x स्क्वायर आ जाए, कुछ भी आ सकता है, पर होगी एडिशन में क्या 2 टर्म्स, उसे क्या बोलते हैं अपन? बाइनोमियल। अगर 2 से ज्यादा टर्म्स है तो इसका मतलब उसे क्या बोलेंगे अपन? मल्टीनोमियल, ठीक है। तो ये हो गया अपना पास्कल प्राइमल। अब इसके बाद चलते हैं अपन बाइनोमियल सीरीज। किसमें चलते हैं? बाइनोमियल सीरीज। तो बाइनोमियल सीरीज उसी की है पास्कल प्राइमल। जो अपना सीरीज एक्सपोनेंशियल मिल रहा है ये अपन पास्कल प्राइमल बना के 1 2 3 4 5 तक तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा अपन करना चाहेंगे तो वो अपने बहुत लेंथी पड़ेगा। इसलिए बाइनोमियल सीरीज अपने लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो अपन को इसका कोई सा भी टर्म पूछा जाए या फिर पूरे ही टर्म्स पूछे जाए तो आप इजीली बता सकते हो। तो आपका बाइनोमियल सीरीज क्या बोलता है? जैसे मैं बोलता हूं आपके पास लिखा हुआ है a प्लस b की पावर n, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले क्या चलता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो लिखते हैं n से 0, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और ऑब्जर्व करो, a प्लस b की पावर 2 है, मतलब अंदर कुछ वेरिएबल की पावर क्या है उसकी 2, तो ये चीज क्या रहेगी आपकी मैक्सिमम, ठीक है। क्या रहेगी मैक्सिमम, ठीक है। तो अब देखो यहां पर a की पावर 2 आ गया, तो b की पावर को यहां पर क्या होना पड़ेगा 0, क्योंकि पावर क्या है 2, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब क्या हुआ, एक पावर रिड्यूस हुई a में, तो किसमें बढ़ गई b में। अब यहां पर देखो b का स्क्वायर, तो a की पावर क्या हो गई यहां पर 0, ठीक है। इसका मतलब और इनके साथ क्या चल रहे थे बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो सबसे पहले लिख दिया मैंने बाइनोमियल कोएफिशिएंट n से 0। अब क्या है a की पावर क्या है शुरू में यहां पर देखो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पावर क्या है n, तो ये n, और फिर क्या आ जाएगा b की पावर आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। अब क्या होता है एक पावर कम होती थी और एक पावर बढ़ती जाती थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया n से 1 a की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट टर्म आ जाएगा n से 2 a की पावर n माइनस 2 b का, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा n से 3 a की पावर n माइनस 3 और b का क्यूब, एंड सम ऑन ऐसे चलते चलते आएगा, लास्ट टर्म आपके पास आएगा n से n a की पावर 0 और b की पावर n, ठीक है। तो यहाँ से मुझे आपको सिमिलरिटी दिख रही है कि इसका जनरल एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ मैं, इन सभी टर्म्स को एक समेशन में, सब क्या है समेशन में है ना, तो इसे एक समेशन की फॉर्म में लिखूँ, क्या लिख रहा हूँ समेशन की फॉर्म में। देखो समेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा 0 से लेकर कहां तक जा रहे हैं अपन n तक, तो इसको मैंने एक नाम दे दिया NCR, क्या दे दिया नाम जनरल टर्म को मैंने r, जो r की वैल्यू कहां से जा रही है 0 से लेकर n तक। अब मैं एक चीज बताओ, यहाँ पर जैसे 0 था तो इन दोनों का डिफरेंस n हुआ, या NC1 है इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 1 हुआ। इसका मतलब क्या है जो फर्स्ट टर्म है उसमें क्या हो रहा है पावर का डिफरेंस, जो NCR n और r का क्या है यहाँ पर डिफरेंस, और जो सेकंड टर्म है उसमें क्या हो रहा है b की पावर r। ये हो गया आपका बाइनोमियल सीरीज एज द फॉर्म ऑफ समेशन, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद इसका जनरल टर्म क्या लिखते हैं
जनरल टर्म लिखने के लिए एक बार यहाँ पर पहले ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं? यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब जीरो था, NC जीरो, ठीक है, तो ये कौन सी टर्म है? पहली टर्म है। ये कौन सी है? सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है तो ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म। अगर यहाँ वन लिखा हुआ है तो ये कौन सी टर्म है? टू। अगर टू लिखा हुआ है तो कौन सी टर्म है? थर्ड। अगर आर लिखा हुआ है तो कौन सी टर्म हो जाएगी? वो आर प्लस वन। तो ठीक है, तो इसका ये क्या होगा? आपका जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा आपके पास? डिनोट कर देते टी आर प्लस वन। क्या हो जाएगा आपके पास? NCR a की पावर n माइनस वन और b की पावर r। मेरे ख्याल से ये चीज सभी को समझने में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक समझने में आगे सभी को। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये समझने में आएगा, जब तक ये नोट करिए। इधर तरफ कर देता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला चीज क्या है? ठीक है, मैं थ्योरेटिकली बोलूंगा, आपको लिखना है। पहला चीज क्या है? यहाँ पर जब a प्लस b की पावर एक्सपेंशन कर रहा हूँ तो टोटल टर्म्स कितनी मिल रही है मेरे को? अगर n पावर ले रहा हूँ तो कितनी मिल रही है मेरे को? n प्लस वन। क्या हो गया? टोटल टर्म्स क्या मिल रही है मेरे को? टोटल टर्म्स कितनी मिल रही है मेरे को? n प्लस वन। ये चीज समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट क्या है? जिनमें वेरिएबल, सेकंड पॉइंट को आपको ऐसे समझना है। ठीक है, जो वेरिएबल्स हैं इनकी पावर का समेशन हमेशा कहां तक जाएगा? मैक्सिमम n तक। तो समेशन ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स इज n। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब थर्ड टर्म क्या है? ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, थोड़ा सा इसे समझते हैं। फर्स्ट से अगर मैं पूछूं आपसे थर्ड टर्म, फर्स्ट से अगर थर्ड टर्म पूछूं तो वो क्या हो जाएगा? जैसे मैं बोलता हूं आपको T3, क्या पूछ रहा हूं? फर्स्ट से थर्ड टर्म। तो T3 क्या हो गया मेरे पास? NC2 a की पावर n माइनस टू और b की पावर r। ठीक है, ये चीज समझ में आया। जब 3 ले रहा हूं यहाँ पर क्या आ रहा है? 2। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ लास्ट वाली टर्म शुरू से कौन सी वाली टर्म होगी? लास्ट वाली टर्म शुरू से कौन सी वाली टर्म होगी? n प्लस वन की टर्म। ठीक है, अब मैं इसमें बोलता हूँ, सपोज जनरल नॉर्मल चीज सीखते हैं हम, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 तक काउंटिंग लिख रही है मेरे पास। इनमें मिडिल टर्म कौन सा होगा? ठीक है, मिडिल टर्म क्या होगा? 4। ये चीज तो समझ में आ गया। ठीक है, चलो मिडिल टर्म बाद में देखते हैं। अभी पहले देखते हैं अपन, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे लास्ट से सेकंड कौन सा होगा? 6। लास्ट से सेकंड कौन सा होगा आपके पास? 6। ये फर्स्ट से कौन सा टर्म होगा? काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 वाला टर्म होगा ना। लास्ट से सेकंड, लास्ट से सेकंड, लास्ट से सेकंड टर्म। ठीक है, फर्स्ट से कौन सा टर्म हो जाएगा? 6 टर्म। कौन सा टर्म हो जाएगा? फर्स्ट से 6 टर्म। अब इसको निकालने के लिए एक जनरल फॉर्म होगा। जैसे टोटल टर्म्स कितनी मेरे पास? 7। तो ये क्या जाएगा? 7। अब क्या करेंगे? यहाँ से माइनस जो आपने लास्ट से सेकंड पूछी है और प्लस 1 क्या कर देंगे? तो देखो ऑटोमेटिकली 7 में से 2 है, 5 प्लस 1 तो 6 टर्म। मतलब इसका मतलब क्या है? फर्स्ट से 6 टर्म होगी। ठीक है, तो इसलिए अब आपको कभी भी पूछा जाए लास्ट से, जैसे n है, ठीक है, n आपको क्या दे रखा है यहाँ पर? a प्लस b की पावर n। इसमें एक्सपेंशन में पूछा जाए लास्ट से थर्ड टर्म, लास्ट से थर्ड टर्म। तो लास्ट से थर्ड टर्म कौन सी होगी? पहले यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा टोटल टर्म्स कितनी है। तो जब n पावर में रहा हूँ तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी मेरे पास? n टर्म्स। कितनी टर्म्स हो जाएगी? n प्लस 1 टर्म। ठीक है, कितनी टर्म्स हो जाएगी? n प्लस 1 टर्म। तो इसका मतलब क्या करेंगे यहाँ? लास्ट से अगर मैं थर्ड टर्म पूछ रहा हूँ तो n प्लस 1 माइनस 3 करेंगे और क्या करेंगे? प्लस 1। क्या करेंगे? प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका? n प्लस n माइनस 1 भी
टर्म, शुरू से कौन सी टर्म हो जाएगी, n माइनस 1 टर्म। ये चीज समझ में आया, ठीक है। तो यहां से उसको जनरल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख देता हूं मैं। अगर आपसे पूछा जाए a प्लस b की पावर n में, ठीक है, लास्ट से r वाला टर्म, लास्ट से r वाला टर्म कौन सा टर्म होगा, n माइनस r प्लस 2 टर्म, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, प्लस 2 क्यों हुआ, प्लस 1 तो करते ही इसे, जब a प्लस b की पावर n लगे तो टोटल कितना हो जाएगा, n प्लस 1 टर्म्स, कितने टर्म्स हो जाएंगे टोटल, n प्लस 1 टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए जनरल फॉर्म, क्या है ये, जनरल फॉर्म। अब यहाँ पर आप एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद अब अपन क्वेश्चंस करते हैं तो कि जेईई में किस हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। ये जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है कि रूट x प्लस के रूट x माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 10, इसके एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 405, क्या दे रखी है 405। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, मॉड k की वैल्यू, मॉड k की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होता है आपका, tr प्लस 1, वहां से देखिए बता सकते हो ncr, a की पावर n माइनस r और b की पावर r। तो यहां पर देखिए बताओ n की वैल्यू कितनी है 10, r की वैल्यू पता नहीं है cr, और a की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, रूट x, ठीक है। तो रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2 और इसकी पावर हो जाएगी n माइनस r। यहां पर क्या है आपके पास, माइनस k अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर, माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर r। अब मेरे को एक चीज बताओ, कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होगा, जिसमें एक भी वेरिएबल नहीं हो, जिसमें वेरिएबल नहीं हो। तो यहाँ पर क्या है, x आपका क्या है, वेरिएबल, x कब एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, जब x की पावर क्या होगी मेरे पास 0, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल x को एक साथ लिखो फिर उसकी पावर क्या करो 0, इसका मतलब क्या है, ये लिखेंगे 10cr x की पावर n माइनस r अपॉन 2, इधर माइनस k की पावर r को क्या लिख देता हूं मैं अलग, और ये x को लिया था इधर, ये चीज सब समझ में आ गई, x की पावर 2r ये इधर है। अब यहां पर देखो लॉ ऑफ इंडिसेस आप सभी को पता है इसे, ठीक है। तो ये r कहां चला जाएगा, x की पावर n माइनस r अपॉन 2 माइनस 2r और ये बन जाएगा माइनस k की पावर r। तो अब जब देखो ये तो आपका कोई कांस्टेंट टर्म होता है, ये भी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है वेरिएबल x, इसकी पावर को 0 कर दो तो ये बन जाएगा 1, तो इसका मतलब इसको क्या करना है आपको 0, ठीक है। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया। इसका मतलब क्या करना है मेरे को, n माइनस r अपॉन 2 माइनस 2r, इसको किसके इक्वल रखना है मेरे को 0 के। तो ये क्या रहेगा n माइनस r अपॉन 2 इक्वल टू 2r, तो n माइनस r इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास 4r, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 5r। ये चीज समझने में आई सभी को, देखिए जो कुछ डाउट है। अब n की वैल्यू क्या है मेरे पास 10, ये तो गिवन है ना क्वेश्चन में, n क्या है, यहां पर रहता है उधर n होता है ना, तो ये क्या हो गया यहां से मतलब n 10 रखूंगा तो आगे वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2।
इसका मतलब क्या है कि जब मैं r की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये वाला पूरा टर्म तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1 x की पावर 0 बनेगा, और मेरे को tan से r माइनस k की पावर r इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 405। कितनी दे रखी है इसकी वैल्यू मेरे को 405। ये कब दे रखी है जब r इक्वल टू 2 है। तो देखो यहाँ लिखना ये सही नहीं होगा, अब लिखता हूं मैं, इसका मतलब क्या है मेरे पास tan से 2, अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा तो क्या हो जाएगा 1 और बचा हुआ क्या है माइनस k का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास 405। tan से 2 को कैसे ओपन करोगे 10 into 9 2 into 1 और ये क्या हो गया k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 405। ठीक है, अब इसे आप इजीली क्या कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9 चौको 36 9 पंजे 43। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स 5 से वापस कट जाएगा तो कितना आएगा 9। तो इसका मतलब क्या है इसे सिंपलीफाई करने पर k स्क्वायर की वैल्यू 9। तो यहाँ से आप देख सकते हो mod k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3। ठीक है, नोट कर लो आप आंसर। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका आया हुआ है जेई 2020 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अब बाकी का जो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे मिडल टर्म ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। क्या पढ़ेंगे मिडल टर्म्स ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। उसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपको कब मिडल में मिलता है वो चीज देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, थैंक यू।